हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस तो है, मैरिड हैं लेकिन प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया है। दूसरा, ये वीडियो उनके लिए जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस तो है लेकिन अभी जिनकी शादी नहीं हुई है यानी अनमैरिड हैं। तीसरा, जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस तो है और साथ में जो फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं, कंसीव अभी नहीं किया है या फिर ट्रीटमेंट में है और बुरी तरह से होपलेस हो चुके हैं या इस होपलेसनेस की वजह से ट्रीटमेंट छोड़ चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज वीडियो में किसी न किसी पॉइंट पे या किसी न किसी पड़ाव पे आपको ये ज़रूर एहसास हो जाएगा कि एंडोमेट्रियोसिस के चलते फर्टिलिटी इतनी भी मुश्किल नहीं है या एंडोमेट्रियोसिस के चलते आप कंसीव करना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कंसीव कर सकती हैं। और आज का वीडियो का पर्पस मेरा सिर्फ इतना सा है ताकि कुछ प्रूफ के साथ में मैं आपसे बात कर सकूं, कुछ डिस्कस कर सकूं और एक उम्मीद आप में जगा सकूं ताकि आपको एक छोटा सा मोटिवेशन मिल सके, एक पॉजिटिविटी आप में जाग सके कि एंडोमेट्रियोसिस मुश्किल नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस के चलते कंसीव करना डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली कंसीव कर सकते हैं और माँ बन सकती हैं। दोस्तों, पहले मैं बात करती हूँ उन लोगों से जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस तो है, मैरिड हैं लेकिन अभी तक जिन्होंने प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि देखिए, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और अभी तक आपने कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए नहीं सोचा है, तो जल्दी से जल्दी सोच लें। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जब अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस भी है तो भी नेचुरली कंसीव करने में कोई बुराई नहीं है, नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के चलते काफ़ी बार ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी आराम से ठहर जाती है, लेकिन अगर आप 6 महीने 7 महीने तक लगातार ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए और अगर गर्भ नहीं ठहर रहा है तो तुरंत आपको अपनी गायनेक से कंसल्ट कर लेना है या किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना है। मैं जल्दी से जल्दी कंसीव करने की सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस ट्यूब्स और ओवरी से अलग और दूसरे एरियाज में है तो आपका कंसीव करना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब एंडोमेट्रियोसिस जो है आपके ओवरी या अंडेदानी में हो या ट्यूब्स में हो, या इन शॉर्ट में कहूँ तो अगर एंडोमेट्रियम जो है अगर आपकी ट्यूब में जाके स्थापित हो गई है, आपकी फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया है, तो उसमें ब्लॉकेज जैसी कंडीशन में थोड़ा प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस अगर आपके ओवरीज में है जिसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, तो जिसके चलते काफ़ी बार या तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं या आपका ओव्यूलेशन हैम्पर हो जाता है, प्रॉपर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी थोड़ा काफ़ी बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हो सकता है इस केसेस में थोड़ा आपको आफ्टर ट्रीटमेंट ही आप कंसीव कर पाएँ। तो इसलिए अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो आप प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी प्लान करें। दोस्तों, मैं बात करती हूँ उन लोगों से जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस तो है लेकिन अनमैरिड हैं, एक रिप्रोडक्टिव एज में है, तो उन्हें सबसे पहली सलाह मैं यही दूंगी कि अपने एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट ले लें। ट्रीटमेंट की सलाह मैं क्यों दे रही हूँ? इसकी सलाह मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक तो आपका जो है आपके दिमाग पर किसी तरह का सोशल प्रेशर नहीं है कंसीव करने का या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये आपके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है। ऐसी स्थिति में एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के द्वारा जो है रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस के चलते आप चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सबसे पहले आप एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट लें, उसके बाद में आप जल्दी शादी करें और फिर प्रेगनेंसी तुरंत प्लान कर लें। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक बार शादी होने के बाद में आप अपनी प्रेगनेंसी को होल्ड पे ना रखें, बहुत टाइम ना लें। आप जिस सिचुएशन में हैं ऐसी कंडीशन में ये इजीली क्यूरेबल है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब मैं बात उन लोगों से करती हूँ जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस है और जो अंडर ट्रीटमेंट है या फिर काफ़ी बार होपलेस हो जाती हैं, उम्मीद छोड़ देती हैं या ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देती हैं। तो मैं यही चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस यदि है तो भी आप कंसीव इजीली कर सकती हैं। जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ट्यूबल ब्लॉकेज यदि है, यदि एंडोमेट्रियोमा है, ओवरी में यदि सिस्ट है,
आपका ट्यूब उस एंडोमेट्रियोसिस के कारण जो है ब्लॉक हो चुकी है। तो दोनों ही सिचुएशन में काफ़ी बार आप यदि ट्रीटमेंट में हैं तो आपको सजेस्ट किया होगा कि आप या तो सर्जरी करवा लें, आईवीएफ करवा लें, आईयूआई करवा लें और साथ में आप हार्मोन ट्रीटमेंट पर चल रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सलाह ज़रूर ये देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हार्मोन ट्रीटमेंट के द्वारा, आईवीएफ द्वारा या सर्जरी द्वारा ही ठीक हों। यहाँ पे आपका इलाज संभव है आयुर्वेद द्वारा भी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये किसी तथ्यों के बेसिस पे कह रही हूँ, कुछ प्रूफ है मेरे पास, उसके बेसिस पे कह रही हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ रिपोर्ट आपके सामने रखती हूँ जो आपको रियलाइज़ कराएंगे कि एंडोमेट्रियोमा इतना भी मुश्किल नहीं है, एंडोमेट्रियोमा के द्वारा कंसीव करना इतना भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक पेशेंट की रिपोर्ट दिखा रही हूँ जिसमें कि आप देख सकती हैं कि दोनों ही ओवरीज में गांठें हैं, सिस्ट हैं, एंडोमेट्रियोमास हैं और दोनों ही सिस्ट जो हैं अच्छे खासे काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। एक ओवरी में आप देख सकते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर के आसपास के सिस्ट है और दूसरी में 7.5 सेंटीमीटर की। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये मेरे पास आई थी तो इनको पेट में काफ़ी सीवियर पेन हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहता था, मल्टीपल प्रॉब्लम्स इनको थी। और आपको शायद ये जानकर ताज्जुब हो कि इनका CA 125, CA 19.9 दोनों ही बढ़े हुए थे। CA 125 बढ़ा हुआ अगर होता है तो रेफर करता है ओवेरियन कैंसर की तरफ। CA 19.9 अगर बढ़ा हुआ होता है तो ये रेफर करता है और सॉफ्ट ऑर्गन्स की तरफ, जैसे आपका लीवर है, पैंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, तो इनके अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों ही इनके बड़े हुए थे। ये मेरे पास जनवरी 2024 में आई थी। ऑलरेडी ये हार्मोन ट्रीटमेंट पर थी, डायनाजोल वगैरह इनको चल रहा था। बट इनका ये कहना था कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पेट का दर्द जो सीवियर पेन होता है पीरियड के टाइम पे दर्द से अलग भी इनको ये जो है पेन की कंप्लेंट बता रही थी। इनको गैस्ट्रिक इशू बहुत ज़्यादा रहते, कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर रहता था। मतलब आपको मैं गिना नहीं सकती थी कि ये जब मेरे पास आई थी तो इनके इनकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन्हें थी। पेट झुका के मेरे पास आती थी, पेट पकड़ के मेरे पास आती थी, प्रॉपरली बैठ नहीं पाती थी। ये पेशे से टीचर हैं और दूर जगह पे रहती हैं, तो मैंने ऑल्दो इन्हें प्यूरिफिकेटरी थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपी का सजेशन दिया था, बट ये इनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ट्रैवल करना, आके रहना, छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ऑलरेडी इतनी छुट्टियाँ, इतनी लीव ले रही थी कि इनके लिए आना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में मैंने इन्हें यही सलाह दी थी कि आप तब तक ये ओरल मेडिकेशन लीजिए। तो इन्होंने कुछ दवाइयाँ जो इन्हें दी गई तो वो इन्होंने कंटिन्यूस ली। जो पहली कंडीशन थी इनकी उससे काफ़ी रिकवर करती गई। पीरियड में डिस्टर्बेंसेस थे, ये इनके धीरे धीरे ठीक होते रहे और साथ में जो पेन की इंटेंसिटी रहती थी पीरियड के टाइम पे वो इनकी बहुत कम होती गई। लेकिन फिर भी मैंने इन्हें यही सलाह दी कि आप जल्दी से जल्दी शादी कर लें, बिकॉज़ इनकी अच्छी खासी शादी की उम्र भी थी। तो ऐसे में मैंने इन्हें शादी करने की सलाह दी। इन्होंने आई थिंक अप्रैल में ये इन्होंने जो है शादी कर ली थी और उसके बाद में भी इन्होंने ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगस्त में इन्होंने कंसीव कर लिया था और आप इनकी ये रीसेंट रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, जिसमें कि इनके 13 हफ्ते शो हो रहे हैं, यानी कि इनको तकरीबन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है इनको 5th मंथ रनिंग है और कुछ 1 हफ्ते के बाद इनका 5th मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो रिपोर्ट मैंने अभी जो आपसे शेयर करी हैं वो बहुत लिमिटेड रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा बहुत डिस्टर्बेंसेस थे, बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके चलते इन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, बट वो धीरे धीरे करके, थोड़ा टाइम तो बेशक लगा लेकिन डिज़ायरेबल रिजल्ट हमें मिल पाए। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो है इनकी प्रेगनेंसी के साथ साथ सिस्ट इंटैक्ट हैं, सिस्ट हैं, बट उम्मीद यही की जा रही है कि विद टाइम वो धीरे धीरे उनका साइज़ कम हो जाएगा, बिकॉज प्रेगनेंसी में जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके इफेक्ट से जो साइज़ होता है सिस्ट का, गांठों का, वो कम होता चला जाता है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर इतना क्रॉनिक केस, इतना प्रॉब्लमेटिक केस अगर कंसीव कर सकता है तो आप क्यों नहीं। दूसरा मैं डिस्कस करना चाहती हूँ एक ऐसे केस के बारे में जो कि एंडोमेट्रियोसिस था, जिनको कि राइट ओवरी में सिस्ट था तकरीबन 3 सेंटीमीटर के आसपास का। और मेन इनकी कंप्लेंट यही थी कि इनको बहुत सीवियर पेन रहता था,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, जिसके चलते इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती थी कि इन्हें या तो लीव लेनी पड़ती थी जॉब पे से, या फिर इन्हें सीवियर पेन किलर या इंजेक्टेबल्स लेने पड़ते थे। ये इनकी मेन कंप्लेंट थी, जिससे ये वास्तव में छुटकारा पाना चाहती थी। फर्टिलिटी का इश्यू जो है इनका सेकेंडरी आता है, लेकिन फिर भी हमने फॉलिकुलर स्टडी कराया था, ओव्यूलेशन इनको नहीं हो रहा था, हार्मोन इनके डिस्टर्ब थे। तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद में हमने इनका फॉलिकुलर स्टडी रिपीट कराया, जिसमें कि इनका एंडोमेट्रियोमा क्लियर हो चुका था। दूसरा, इन्हें ओव्यूलेशन भी प्रॉपर हो रहा था। और बाकी जो इनको कंप्लेंट्स थी, जैसे कि पीरियड के टाइम पे सीवियर पेन की, या रिलेशन के टाइम पे दर्द की दिक्कत जो ये बताती थी, इसके अलावा टेंशन, स्ट्रेस जो ये सब रहता था, वो सब इनका धीरे धीरे ठीक होता गया। उस चीज़ से ये छुटकारा इन्हें मिलता गया। तो ये 2 केसेस जो अवेलेबल मेरे पास, जैसी रिपोर्ट्स अवेलेबल थे, उसके बेसिस पे मैंने आपसे शेयर किया है कुछ प्रूफ ऐसे, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि एंडोमेट्रियोसिस ना तो अनट्रीटेबल है और ना ही ऐसी बीमारी है जिसमें कि फर्टिलिटी या आपका प्रेग्नेंट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस में आपका ये कंडीशन ठीक भी हो सकती है, और जहाँ तक बात फर्टिलिटी की है, तो आप कंसीव भी कर सकती हैं। तो जिन लोगों के मन में डाउट है कि कंसीव करना इम्पॉसिबल है, कंसीव कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, तो ये डाउट आप मन से निकाल दीजिए। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस जहाँ कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकता है, वो है ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज के भी ऐसे कई केसेस हैं, जिसमें कि हमने आयुर्वेदिक थेरेपीज द्वारा, पंचकर्मा द्वारा, मेडिसिन द्वारा जो है इनके ट्यूब्स अनब्लॉक की हैं। जैसे कि ये वाला केस है। इसमें जो है इनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी, बाद में दोनों ट्यूब्स इनकी ओपन हुई, और कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद, और साथ ही इन्होंने कंसीव भी कर किया। लेकिन इस केस में थोड़ा प्रॉब्लम ये थी कि इनके हस्बैंड को इश्यू था, हस्बैंड की भी स्पर्म काउंट वगैरह कम थे, तो ऐसी कंडीशन में उनका ट्रीटमेंट चला था, जिसके चलते थोड़ा सा टाइम कंसीव करने में इन्हें लग गया था। लेकिन बाद में जब इन्होंने कंसीव किया, तो आज ही मेरे पास फ़ोन आया था कि इनकी डिलीवरी हुई है और इनको बेबी गर्ल हुई है। जान के वास्तव में बहुत खुशी हुई। तो आपने देखा कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन का ट्रीट होना भी मुश्किल नहीं है, और ना ही कंसीव करना इस सिचुएशन में। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगी कि आईवीएफ हो, या फिर आपको सजेस्ट किया जा रहा है आईयूआई के लिए, या आपको सजेस्ट किया जा रहा है सर्जरी के लिए, उससे पहले आप एक मौका आयुर्वेद को ज़रूर दें, क्योंकि आयुर्वेद ट्रीटमेंट द्वारा एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट होना बहुत आसान है, और मैं समझती हूँ कि बहुत कम टाइम पीरियड में आपको एक डिज़ायरेबल रिज़ल्ट, एक अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं। और भरोसा बनाए रखना आयुर्वेद के ऊपर, और अगर आप आयुर्वेद पे भरोसा बनाएंगी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपका भरोसा आयुर्वेद नहीं तोड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये इस वीडियो के द्वारा आप में एक होप जागी है, एक उम्मीद जागी है, और ये इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ अपनों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसी नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।